नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम ऊतकों के बारे में जानेंगे, मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में। जैसे बाहरी या रूपात्मक विशेषताओं के मामले में पौधों की आंतरिक विशेषताएं भी समानताएं और विविधताएं दिखाती हैं। उदाहरण के लिए एक पौधे के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाले डाइकोट्स और मोनोकॉट्स के बीच भी अंतर देखे जा सकते हैं। इसलिए आंतरिक विशेषताओं का अध्ययन करने से हमें डाइकोट्स, मोनोकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स जैसे विभिन्न पौधों के समूहों को पहचानने में मदद मिल सकती है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का एक और लाभ यह है कि इससे हमें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार पौधों की संरचनात्मक अनुकूलन को समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए इस कमल के तने के क्रॉस सेक्शन में आप वायु स्थान देख सकते हैं। यह जलीय पौधों में देखी जाने वाली एक संरचनात्मक अनुकूलन है। ये वायु स्थान आंतरिक वायु परिसंचरण में मदद करते हैं। ये पौधे के भागों को तैरने में भी मदद करते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को पादप शरीर रचना या फाइटोटॉमी कहा जाता है। और शरीर रचना संबंधी अध्ययनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माइक्रोस्कोप है। आमतौर पर पौधों के अंगों के पतले खंड लिए जाते हैं और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। मैंने अपनी पीएचडी के दौरान जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय में कुछ लकड़ी की शरीर रचना संबंधी अध्ययन किए थे। यहाँ मेरी एक तस्वीर है जिसमें मैं माइक्रोस्कोप के सामने हूँ। जो आप मॉनिटर में देख रहे हैं वह द्वितीयक जाइलम या लकड़ी का अनुप्रस्थ खंड है। शरीर रचना संबंधी अध्ययन काफी रोचक होते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया होती है जिसे आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। मैं माइक्रोस्कोप के सामने बहुत समय बिताया करता था, प्रकृति की अद्भुत बनावटों को आश्चर्य से निहारते हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पौधों में कोशिकाएं मूल इकाई होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक पौधे का शरीर आमतौर पर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम पहले ही एक सामान्य पौध कोशिका की संरचना के बारे में सीख चुके हैं। इसमें एक कोशिका भित्ति, एक सच्चा, स्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक, एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिकाय, क्लोरोप्लास्ट और विभिन्न अन्य कोशिकांग होते हैं। लेकिन पौधे की सभी कोशिकाएं इस सामान्य रूप में नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पौधे में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ कोशिकाओं का समूह जल परिवहन का कार्य करता है, कुछ अन्य कोशिकाओं का समूह भोजन का संचार करता है और कुछ अन्य कोशिकाओं का समूह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसलिए पौधों की कोशिकाओं का आकार, प्रकार और सामग्री उनके कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जो कोशिकाएं समान कार्य करती हैं, वे ऊतकों के रूप में संगठित होती हैं। उदाहरण के लिए जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक की कोशिकाओं का सामान्य कार्य मुख्य रूप से जल परिवहन करना या कम से कम जल परिवहन में सहायता करना है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए जाइलम और फ्लोएम, जो दो अलग अलग ऊतक हैं, मिलकर संवहनी ऊतक तंत्र बनाते हैं। विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए तना, पत्तियां, जड़ें। विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंत में अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। अब आइए ऊतकों के बारे में विस्तार से जानें। एक ऊतक समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह होता है जो आमतौर पर एक समान कार्य करते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एक पौधे में विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं।
इस आधार पर कि ऊतकों की कोशिकाएं विभाजित होने में सक्षम हैं या नहीं, ऊतकों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जिसमें युवा सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये लगातार विभाजित और पुनः विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं। लेकिन जैसे जैसे कोशिका विभाजन आगे बढ़ता है, कुछ पुरानी कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं और परिपक्व हो जाती हैं। ये कोशिकाएं ऊतकों के दूसरे समूह का निर्माण करती हैं, जिन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्थायी ऊतक मेरिस्टेमेटिक ऊतकों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें परिपक्व ऊतक भी कहा जाता है और ये विभाजित नहीं होते। इस वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक ऊतकों को विस्तार से देखेंगे। आप जानते हैं कि पौधे तब तक ऊतक और अंग बनाते रहते हैं जब तक वे मर नहीं जाते। असल में यह मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के कारण होता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतकों को मेरिस्टेम भी कहा जाता है। मेरिस्टेम शब्द ग्रीक शब्द मेरिस्टोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है विभाजित। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या मेरिस्टेम वे ऊतक हैं जो युवा और सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। मेरिस्टेम में पाई जाने वाली कोशिकाओं को मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं कहा जाता है। ये जड़ों में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक ऊतक की एक तस्वीर है। यहाँ आप कुछ कोशिकाओं को विभाजन करते हुए भी देख सकते हैं। चूंकि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, इसलिए उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। प्रोटोप्लाज्म प्रचुर मात्रा में होता है और नाभिक प्रमुख होता है। मेरिस्टेम में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसका कारण यह है कि बड़ी रिक्तिकाएं कोशिका विभाजन में कठिनाई उत्पन्न करेंगी और इसके अलावा रिक्तिकाओं का मुख्य कार्य पोषक तत्व, अतिरिक्त लवण आदि को संग्रहित करना है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के मामले में वे अपनी सारी खाद्य सामग्री कोशिका की वृद्धि और विभाजन के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में उपयोग करती हैं। इसलिए उनके पास संग्रहित करने के लिए अतिरिक्त भोजन नहीं होता और यही कारण है कि उनमें रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। यदि रिक्तिकाएं मौजूद भी हों तो वे बहुत छोटी होंगी। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम, जो पौधे की चोटी या सिरों पर पाए जाते हैं। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो स्थायी ऊतकों के बीच या उनके बीच स्थित होते हैं। और अंत में लैटरल मेरिस्टेम, जो पौधे के किनारों के साथ पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम। ये तना और जड़ की छोटी या सिरों पर पाए जाते हैं और इसी कारण इनका नाम एपिकल मेरिस्टेम है। जड़ में रूट एपिकल मेरिस्टेम को एक संरचना द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे रूट कैप कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तने और जड़ की इस लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है, जिसके दौरान प्राथमिक ऊतक बनते हैं। जो पौधा केवल प्राथमिक ऊतकों से बना होता है, उसे प्राथमिक पौध शरीर कहा जाता है। अब मान लीजिए कि मैंने पौधे के तने के ऊपरी हिस्से या शूट एपिकल मेरिस्टेम को हटा दिया। क्या होगा? साइड ब्रांचेस बाहर निकलेंगी और पौधा बढ़ता रहेगा। हालांकि इसकी वृद्धि और लंबाई में काफी समझौता हो जाएगा। लेकिन घास का उदाहरण लीजिए। अगर आप उन्हें काट भी दें तो कुछ दिनों बाद वे फिर से बढ़कर अधिक ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। यहाँ वृद्धि और लंबाई में कोई समझौता नहीं होता। इसके पीछे क्या राज है? इस मामले में लंबाई में वृद्धि क्यों प्रभावित नहीं होती? इसका उत्तर है कि इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स वे मेरिस्टेम्स हैं जो स्थायी ऊतकों के बीच स्थित होते हैं। ये केवल मोनोकॉट्स में ही देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए घास के नोड्स और पत्तियों के ब्लेड के आधार पर। नोड वह स्थान होता है जहां पत्तियां, फूल या शाखाएं जुड़ती हैं।
बांस के नोड्स पर स्थित इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाकर तने की तीव्र वृद्धि की अनुमति देते हैं। इंटरनोड का अर्थ है दो नोड्स के बीच का तने का भाग। वैसे क्या आप जानते हैं कि बांस भी घास ही हैं? असल में वे सबसे ऊंची घासें हैं। ठीक है, अब वापस इंटरकैलरी मेरिस्टेम पर आते हैं। अधिकांश घास की पत्तियों के ब्लेड के आधार पर पाए जाने वाले इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्षतिग्रस्त पत्तियों को तेजी से फिर से बढ़ने की अनुमति देते हैं। घासों में पत्तियों की यह पुनर्वृद्धि चरने वाले शाकाहारी जीवों द्वारा होने वाले नुकसान के जवाब में विकसित हुई है। आपने अवश्य देखा होगा कि जिम्नोस्पर्म्स और डाइकोट्स जैसी कई पौधियां अपनी वृद्धि के थोड़े समय बाद मोटाई में वृद्धि दिखाती हैं। यह पार्श्व मेरिस्टेम्स लैटरल मेरिस्टेम्स के कारण होता है। पार्श्व मेरिस्टेम्स वे मेरिस्टेम्स हैं जो तने और जड़ों के किनारों के साथ स्थित होते हैं। ये केवल तब प्रकट होते हैं जब पौधे के भाग परिपक्व हो जाते हैं। ये बेलनाकार मेरिस्टेम्स होते हैं। इस प्रकार के मेरिस्टेम्स के उदाहरण हैं फैसिक्युलर कैम्बियम, इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। द्वितीयक वृद्धि के दौरान फैसिक्युलर और इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम आपस में मिलकर मेरिस्टेमेटिक ऊतक की एक सतत रिंग बनाते हैं, जिसे वास्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। वास्कुलर कैम्बियम अपनी भीतरी ओर द्वितीयक जाइलम या लकड़ी और बाहरी ओर द्वितीयक फ्लोएम या भीतरी छाल का निर्माण करता है। कॉर्क कैम्बियम कॉर्क का निर्माण करता है, जो एक कठोर सुरक्षात्मक पदार्थ है। इन सभी के परिणाम स्वरूप मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक मोटाई सेकेंडरी थिकनिंग कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम्स जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म्स में यह केवल डाइकोट्स में ही देखे जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेम्स को प्राथमिक और द्वितीयक मेरिस्टेम्स में वर्गीकृत किया जाता है। वे मेरिस्टेम्स जो भ्रूणीय कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्राथमिक मेरिस्टेम्स कहा जाता है। उदाहरण है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और फैसिकुलर कैम्बियम। ये मुख्य रूप से पौधे के प्राथमिक शरीर की स्थायी ऊतकों को उत्पन्न करते हैं, या यूं कहें कि ये प्राथमिक ऊतकों का निर्माण करते हैं। फैसिकुलर कैम्बियम वास्तव में एक प्राथमिक मेरिस्टेम है, क्योंकि यह भ्रूणीय विकास के समय ही बनता है। लेकिन पौधों की द्वितीयक वृद्धि के दौरान यह इंटरफैसिकुलर कैम्बियम के साथ मिलकर वास्कुलर कैम्बियम बनाता है, जो द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करता है। आइए देखें कि द्वितीयक मेरिस्टेम क्या होते हैं। हम पहले ही सीख चुके हैं कि सामान्यतः स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होते, लेकिन पौधों में द्वितीयक वृद्धि या मोटाई के दौरान कुछ स्थायी कोशिकाएं फिर से विभाजन की क्षमता प्राप्त कर लेती हैं और मेरिस्टेमेटिक ऊतक बन जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीयक मेरिस्टेम वे मेरिस्टेम हैं जो स्थायी ऊतक से बाद में कोशिका विभाजन की क्षमता प्राप्त करके बनते हैं। उदाहरण हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और जड़ का कैम्बियम। आगामी वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये ऊतक स्थायी ऊतकों से कैसे बनते हैं। द्वितीयक मेरिस्टेम वास्तव में पार्श्व मेरिस्टेम होते हैं और ये पौधों में द्वितीयक ऊतक बनाते हैं, जिससे मोटाई आती है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है? अपना उत्तर कमेंट के रूप में टाइप करें। बहुत धन्यवाद और जुड़े रहें।